Hello everyone, welcome back to Civil Spotlight, and today we are going to discuss the objective questions from GATE, ESE, SSC, JEE on the topic RCC slabs. This is lecture 4, part 4. So before beginning, this is all about me. I'm here to guide you for the competitive exam. So let's begin our lecture. Okay, here it is. So before beginning all the questions, there is one small topic जिसमें सिर्फ एक फॉर्मूला है और उसकी अंडरस्टैंडिंग है, उसको भी देख लेते हैं। उसके बाद सारे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस अपन देख लेंगे। तो इफेक्टिव विड्थ ऑफ स्लैब कैरिंग कॉन्सेंट्रेटेड लोड। देखो कॉन्सेंट्रेटेड लोड ये रहा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर कॉन्सेंट्रेटेड लोड कैसा आएगा। अगर कोई भी सपोज करो ट्रक है या व्हीकल है, उसके नीचे जो टायर्स होते हैं तो वो जब भी मूव करेंगे, चाहे ब्रिज की डेक हो चाहे नॉर्मल पेवमेंट हो, सबके ऊपर वो कोई ना कोई एक इफ़ेक्ट छोड़ के जाएंगे। उस इफ़ेक्ट को अपन कह सकते हैं कि ये टायर्स के नीचे कॉन्सेंट्रेटेड लोड लग रहा है। तो उस पर्टिकुलर पोर्शन को अपन यहाँ पे यूज़ करने वाला है। तो से यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये इट इज़ अ टायर बेसिकली। तो इस टायर के नीचे लोड कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, अपन ने सबसे पहले स्लैब बनाना तो सीख लिया है। तो सर ये जो नीचे बनाई है कैपिटल डी की, ये है एक आरसीसी स्लैब, ओके। एंड इसके ऊपर है वियरिंग कोट्स, यानी कि एक वियरिंग कोट बनाया गया है। उस वियरिंग कोट्स को यहाँ लगा दिया गया है, जिसके ऊपर मतलब रोड बन चुकी है और इसके ऊपर आपका व्हीकल मूव कर रहा है, जिसका एक टायर का इफेक्ट की वजह से कॉन्सेंट्रेटेड लोड आ रहा है। नाउ दिस कॉन्सेंट्रेटेड लोड इज सपोज टू बी डिवाइडेड ऑन an imaginary line which is at 45 डिग्री with respect to vertical। तो यहाँ पे जो लोड है ये 45 डिग्री वाली लाइन पर डिवाइड होता रहेगा थ्रू आउट द डिस्टेंस, और थ्रू आउट द डिस्टेंस नहीं कहना चाहिए, थ्रू आउट द डेप्थ इन द स्लैब। तो दिस इज क्लियर कर लो। इस पे भी क्वेश्चन आ चुका है कि आपका लोड किस एंगल पे डिस्ट्रीब्यूट होगा इन द आरसीसी स्लैब, इट इज एट 45 डिग्री। अब इसका थोड़ा एक प्लान व्यू बनाते हैं। टॉप व्यू मतलब प्लान बनाते। तो एक ये स्लैब है, स्लैब का पोर्शन ले लो जो कि गर्डर्स पर टिका हुआ है। गर्डर्स ये रहे, गर्डर्स बनाए मैंने और यहाँ पे आपको डॉट डॉट डैश लाइन में दिख रहा होगा। तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड लोड है और उसकी वजह से जो एरिया ऑफ इफेक्ट है या कॉन्टेक्ट एरिया है उसको यहाँ पर शेड करके, और जो गर्डर्स के पैरेलल साइड है उसको ए दिया हुआ है। यहाँ पे लिखा है ना, विड्थ ऑफ कॉन्टेक्ट एरिया ऑफ concentrated load from near support measured parallel to support at, measured parallel to support edges। support edges क्या है यहाँ पे, ये गर्डर्स हैं, उनके पैरेलल ए मेजर हो गया एरिया ऑफ कांटेक्ट वाला। ठीक है, एक्स क्या है, एक्स इज द डिस्टेंस ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ द कॉन्सेंट्रेटेड लोड फ्रॉम नियर सपोर्ट। तो नए बगल वाले सपोर्ट से ये हो गया। और के एक कांस्टेंट है जिसको आप टेबल 14 में फाइंड आउट कर सकते हैं IS 456 की। तो जो इफेक्टिव विड्थ होगी, मतलब इस कॉन्सेंट्रेटेड लोड की वजह से जो ये एरिया बना ऑफ इफेक्ट, जो भी कॉन्टैक्ट एरिया है, ये किस एक पर्टिकुलर विड्थ के ऊपर इफेक्ट डाल रहा होगा उसको डिनोट कर रहा हूँ यहाँ रेड कलर से BEF। दैट फॉर्मूला इज KX × 1 - x / L इफेक्टिव प्लस A। तो सारी की सारी बातें यहाँ पे लिखी हैं जो मैंने आप ग्राफिकली भी समझा दी हैं। तो दिस वॉज जस्ट न्यूमेरिकल। अगर आप ये फॉर्मूला याद भी नहीं करो तो भी चलेगा, कभी खास पूछा नहीं गया, कुछ भी पूछेंगे नहीं इसमें। बस आप ये तो याद कर सकते हो कि लोड जो डिस्ट्रीब्यूट होना है वो 45 डिग्री पे डिस्ट्रीब्यूट होकर रहेगा। तो अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखते हैं। आज तक मैंने आपको हमेशा ये बोला है कि भाई मैंने जो पढ़ाया है उसमें अगर डायरेक्ट थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आता है तो मैंने ही लेता हूँ, और ये है वो। तो आप यहाँ देखेंगे मैंने कोशिश की कि ना लूँ, बट कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं मुझे लगा डिस्कस कर लेता हूँ या रिवाइज करवा देता हूँ, क्योंकि बहुत ही कम न्यूमेरिकल आते हैं इन ऑब्जेक्टिव फ्रॉम स्लैब। बट स्लैब को समझाने के लिए मैंने इतना ताम झाम आप लोगों के लिए किया, इतना तो आपको सब्जेक्टिव की तैयारी कर रहे हो तब भी कोई नहीं बताने वाला। बट आई हैव डन इट सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग, बिकॉज कई बार इंटरव्यू में भी बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती हैं और वो बिना अंडरस्टैंडिंग के आप आंसर नहीं दे सकते हो। इसीलिए स्लैब पे मैंने इतना ध्यान दिया है।
और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैं आपको दिखाता हूँ कितने। अब आपने मेरे लेक्चर्स देखे, आपके लिए बिल्कुल बच्चों जैसा हो जाएगा, खेलने जैसा हो जाएगा। ये तो बिल्कुल छोटा सा है, अपन आराम से खेल सकते हैं। इन केस ऑफ स्लैब द लिमिटिंग डेप्थ ऑफ स्लैब इज प्राइमरली अ फंक्शन ऑफ, बताओ किसका फंक्शन होता है। अब तो डिज़ाइन कर करके जान ही चुके होंगे आप, शॉर्टर स्पैन का। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, सोचो ऑब्जेक्टिव में। The main reinforcement of RC slab consists of 10 mm bars at 10 centimeter spacing. Okay, if it is desired to replace 10 mm bars by 12 mm bars, then the spacing of 12 mm bars should be. This is a good question. जैसे कि से 10 mm bars हैं, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर बोले तो जस्ट अ मिनट। ओके, अब आप ये बताएं कि नंबर ऑफ बार्स क्या होगी अगर हम एक इमेजिनरी 1000 mm की विड्थ ले लें। तो 1000 डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि पहले वो 100 सेंटीमीटर स्पेसिंग थी 10 mm बार्स की, यानी कि नंबर ऑफ बार्स हो गए 1000 बाय 100, और एरिया कितना है n इंटू पाई बाय 4 इंटू 10 का स्क्वायर, यही होना चाहिए। तो नंबर कैसे निकालेंगे, 1000 mm विड्थ लिए, उसमें 100 जो है वो उसमें चले जाएंगे। टेकिंग टाइम, थोड़ी प्रोसेस हो रहा है। अभी भी प्रोसेस हो रहा है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द मेन रीइंफोर्समेंट ऑफ अ आरसी स्लैब कंसिस्ट ऑफ 10 mm बार्स एट 10 सेंटीमीटर स्पेसिंग। 10 सेंटीमीटर कितना हो गया, 100 mm हो गया। इफ इट इज desired to replace 10 mm bars by 12 mm bars, then spacing of 12 mm bars should be। देखो आप इमेजिनरी मान लो कोई भी विड्थ, जैसे कि हम लेते आए 1000 mm, 1000 mm में नंबर ऑफ बार्स क्या हुए 10 mm के, तो उनकी स्पेसिंग है 100 mm, तो 1000 डिवाइडेड बाय 100। अब एरिया ऑफ स्टील जो है वो बराबर रहेगी, यही हमारा कंसेप्ट है। तो एरिया ऑफ स्टील को बराबर कर देते हैं, n पाई बाय 4 10 स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू n, यानी कि 1000 डिवाइडेड बाय एस वी इंटू पाई बाय 4 इंटू 12 का स्क्वायर, और यहाँ 1000 बाय 100 रख देंगे। तो विल गेट द स्पेसिंग फॉर 12 mm बार्स एज 144 mm, जो कि 14.4 सेंटीमीटर। ये एक क्वेश्चन मुझे लगा जो वर्थ डिस्कसिंग होगा यहाँ पे, तो मैंने वो यहाँ पे कर दिया है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ स्टील हमने बराबर रखा और उसको रख दिया। एक और क्वेश्चन है, अ रीइंफोर्स्ड कंक्रीट स्लैब इज 75 mm थिक, द साइज ऑफ बार कैन बी यूज्ड इज। मैं बार बार हर बार डिज़ाइन में कहता आया हूँ और यहाँ पे भी दिखा देता हूँ, मैक्सिमम डायमीटर स्लैब में कितना हो सकता है, क्लॉज का नंबर ये रहा, आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। इट शैल नॉट एक्सीड द 1/8 ऑफ टोटल थिकनेस ऑफ स्लैब। टोटल थिकनेस कितनी, 75, 75 बाई 8 इज 9.375 mm से बड़ा नहीं हो सकता। तो 9.375 से दो ही हैं कम, एक 8 mm और 6 mm, तो हम कौन सा यूज़ करेंगे, 8 mm। तो दिस इज हाउ दे आर आस्किंग क्वेश्चंस। देख रहे हो स्लैब में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में कोई हाई फाई नहीं आएगा, बट अगर आपने मेरी से डिज़ाइन पढ़ी है प्रॉपरली लेक्चर्स के अंदर, आपको एक भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। इन डिज़ाइन ऑफ टू वे स्लैब रिस्ट्रेंड एट ऑल एजेस, ठीक है, यानी कि सभी एजेस में टॉर्जन स्टील देनी पड़ेगी। टॉर्जन स्टील रिक्वायर्ड इज 0.75 ऑफ मेन मिड स्पैन। बिल्कुल, ये तो हमने पढ़ाई है, बहुत अच्छे से देखा है डिज़ाइनिंग में कि अगर हर तरफ से वो रोक दिया जाए तो हमें टॉर्जन स्टील देनी पड़ती है कॉर्नर्स के अंदर। और यहाँ क्वेश्चन पढ़ के लग रहा है कि सिंपली सपोर्टेड है, सिंपली सपोर्टेड है ऑल साइड से, तो टॉर्जन स्टील कितनी हो गई, 0.75 टाइम्स द मेन स्पैन स्टील। जो मिड स्पैन की जो स्टील आई है उसका 3/4। बिल्कुल, ऑप्शन इज ए। ड्रॉप्स आर प्रोवाइडेड इन फ्लैट स्लैब टू रेजिस्ट। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा था मुझे और मैंने सोचा इसको इन डेप्थ डिस्कस भी कर देता हूँ, और इसके आसपास का एक क्वेश्चन भी। तो ड्रॉप्स, ये ड्रॉप्स क्या है और कैपिटल क्या है, पहले अपन इसको समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को करने से पहले। तो एक कोई भी कॉलम बना है, उसके ऊपर एक ऐसा आपने देखा होगा रियल लाइफ में कि एक
छोटा सा एरिया होता है जो बढ़ा दिया जाता है ये कॉलम के ऊपर, ठीक है, तो इसे हम कहते हैं बेसिकली कैपिटल। ओके, ये किसको सपोर्ट कर रहा है सर? ये स्लैब को सपोर्ट कर रहा है। तो यहाँ स्लैब है, कई बार ऐसा भी होता है स्लैब होती है फिर उसके नीचे एक ड्रॉप पैनल होता है, यानी कि स्लैब का छोटा सा एक्सटेंशन पार्ट, और उसके नीचे कैपिटल होता है। तो यहाँ पे आप डी सी आपको पता भी है यार, एक वो मेटल सॉन्ग्स बनाने वाला एक वो भी था ग्रुप, तो डी सी वही वाला अपन ने उठाया यहाँ पे। और स्लैब है, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं ड्रॉप कैपिटल। अच्छा ठीक है, तो ये कहाँ यूज़ होते थे? ये फ्लैट स्लैब में यूज़ होते थे। तो फ्लैट स्लैब के अंदर आप डायरेक्ट कैपिटल भी बना सकते हैं, या फ्लैट स्लैब में आप ड्रॉप एंड कैपिटल दोनों बना सकते हैं। सो इंक्रीजिंग द स्लैब थिकनेस लोकली स्लैब ड्रॉप, यहाँ पे अपने कर दी स्लैब ड्रॉप। बेसिकली द स्लैब इज थिकर एट द क्रिटिकल shear जोन नियर कॉलम्स। ओके, हम थिक स्लैब बनाते हैं कॉलम्स के पास में और उसको ड्रॉप कह रहे हैं। क्यों बना रहे हैं सर ये बताओ ना? टू इंक्रीज द पंचिंग shear रेजिस्टेंस, यानी कि अगर आप फ्लैट स्लैब बनाते हो, अपन ने देखा था फ्लैट स्लैब या तो डायरेक्टली आप इसके ऊपर बना के रख दो कैपिटल, नहीं तो कई बार डायरेक्टली स्लैब को कॉलम के ऊपर रख दिया जाता है। तो ऐसे में उसके ऊपर क्या हो सकता है, कॉलम जो है स्लैब के अंदर पंच कर सकता है। तो उसको बचाने के लिए, उसका एरिया बड़े एरिया पोर्शन पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, उसके लिए हम क्या करेंगे, इसकी विड्थ बढ़ा देंगे। The column capital is in the column capital is increase of column size where it joins with the slab. Okay, they can be used independently or together in the same structure. So like the way I've stated, you can use the drop and column drop and capital to resist the punching shear for a particular slab. So बताओ क्या resist कर रहा है? punching shear resistance. Since they have mentioned only one word, तो shear के भी कई basic part हो सकते हैं, तो उसमें एक कौन सा है? punching shear. तो here the answer would be C. अच्छा, आपको अब यहाँ आ ही गए हो, इस पे भी आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, मैंने एक बार देखा हुआ है, तो उस क्वेश्चन की लैंग्वेज नहीं मिली, तो मैंने सोचा कि चलो क्यों ना ऐसे ही मेंशन कर देता हूँ, दैट वुड बी मच मोर बेनिफिशियल फॉर द स्टूडेंट्स। द क्रिटिकल सेक्शन इन shear इज इन स्लैब इज एट D/2, यानी कि इफेक्टिव डेप्थ बाय 2 है फ्रॉम द फेस ऑफ कॉलम और ड्रॉप। बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। बट इन बीम्स इट इज़ अ डी फ्रॉम द फेस ऑफ कॉलम। अब तुमसे मैंने ये क्यों करा है, ये तुमको याद है, ये अपन पढ़ चुके हैं shear में, बहुत अच्छे से देख चुके हैं, यूज़ कर चुके हैं, याद हो चुका है हमको कि हमने जब shear पढ़ा था बीम्स में तो कॉलम से डी पे गए थे, जबकि कॉलम स्लैब का जब कॉम्बिनेशन हो उस पर किस पे जाना है, D/2 पे जाना है। तो देखो फ्रॉम द फेस ऑफ कॉलम, क्या वर्ड बोला, फ्रॉम द फेस ऑफ कॉलम और फ्रॉम द ड्रॉप, तो हमारा ड्रॉप कहाँ है, यहाँ खत्म हो रहा है, तो इस ड्रॉप से D/2। अगर आपको डायरेक्ट एक स्लैब दे दिया और इसके नीचे कॉलम है तो इससे D/2, क्योंकि कॉलम जो है जहाँ पे स्लैब को टच कर रहा है उस पॉइंट से देखो, तो यहाँ स्लैब है, ये रही, दिख गई ना स्लैब। अब इसके नीचे एक ड्रॉप बना है, तो ड्रॉप के फेस से मैं जाऊंगा D/2। तो दिस इज दैट ड्रॉप एंड कैपिटल क्वेश्चन। अब हम देखें तो मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ यार, मैं हमेशा ट्रिक बेस्ड और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चंस बनाता हूँ। आपने मेरे लेक्चर देखे ना, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आपके लिए हंसी मजाक हो जाएगा, आप ऐसे चुटकी बजाते कर दोगे। सो आई हैव गिवन सो मच एफर्ट इन द स्लैब सो दैट यू कैन लर्न ऑल द बेसिक्स, आपको कोई इंटरव्यू में ना फंसा सके, आपके कोई मेंस में ना फंसा सके और ऑब्जेक्टिव में ना फंसा सके। इसलिए अगर आप ऑब्जेक्टिव की भी तैयारी कर रहे हैं तो बेटर होगा कि मेरे दिए हुए कराए हुए सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखो, एक एक चीज़ उसमें देखोगे, अगर आप सिर्फ देखते भी हो ना तो भी आपको चीज़ें कंसेप्चुअली क्लियर हो जाएंगी। सो these are the most important questions that I found interesting to be worth, or I would say worth enough to be discussed in our lecture. So leaving you guys, and we'll meet you in the next lecture. Till then, keep revising, stay tuned, stay happy, और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। ओके, बाय बाय।